झारखंड भी चुनावी राज्य जहां पे दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होंगे। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में मतों की अगर हम बात करें तो उसकी गिनती महाराष्ट्र के साथ 23 नवंबर को होगी, यानी कि जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को स्पष्ट हो जाएंगे। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई। झारखंड का सियासी दंगल, किसका होगा मंगल? बांग्लादेश घुसपैठ मुद्दे की एंट्री, बदलेगी सियासी कमेंट्री। झारखंड का सियासी दंगल बेहद रोचक दौर में है। कांग्रेस जेएमएम सरकार जहां फिर से रिटेन करने के प्रयास में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है, वहीं एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश कर रहा है। 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है 38 सीटों की, जहां 20 नवंबर को मतदान होगा। आइए नजर डालते हैं 20 नवंबर को किन किन 38 सीटों पर चुनाव होंगे। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेर, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली, खिजरी। फिलहाल आइए 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति क्या थी उस पर नजर डालते हैं। जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 25, कांग्रेस को 16 सीटें, जेवीएम को 3, एजेएस यूपी को 2, निर्दलीयों को 2, अन्य को 3। वहीं इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में 13 नवंबर को झारखंड की 43 सीटों पर जहां चुनाव हुए, उनके समीकरणों पर नजर डालते हैं। 2019 पहले चरण का क्या था नतीजा? पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हुआ। जेएमएम ने 17 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, आरजेडी ने 1 सीट जीती थी। फिलहाल अब मतदान की बारी बाकी 38 सीटों की है। झारखंड चुनाव में इस बार कई मुद्दों का जोर रहा, जिनमें भ्रष्टाचार, ओबीसी आरक्षण, आदिवासी हक, कानूनी व्यवस्था, सोरेन की गिरफ्तारी, सरना धार्मिक कांड, पलायन, 1932 खतियान, मानव तस्करी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ। जिन आदिवासी हकों, जल जंगल जमीन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लड़ाई की बात करते हैं, बीजेपी उन्हीं आदिवासी हकों को लूटने और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ कराने का आरोप लगा रही है। बहरहाल देखना होगा जनता किसकी बातों पर एतबार करेगी। हेमंत सोरेन फिर सरकार बनाते हैं या बीजेपी वापसी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से, उनसे जानते हैं कि आखिर सियासी गणित क्या कहता है अलग अलग राज्यों का। आंचल तिवारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, मधुकर आनंद रांची से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अनुज कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आंचल तिवारी, आपके तरफ मैं रुख करूंगी। महाराष्ट्र की जनता का मूड हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। अगर हम बात करें तो कई ऐसी योजनाएं थी जो गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई। खासतौर से देखिए लाडली बहन योजना को लेकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, देखिए मैनिफेस्टो में तो काफी वादे किए गए हैं आंचल, लेकिन सवाल यह है कि जनता क्या किस तरीके से इसको देखती है। सवाल यह कि शिवसेना को लेकर कंफ्यूजन, एनसीपी को लेकर कंफ्यूजन है। इसके अलावा जो वादे किए जा रहे हैं, खास तौर से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो नारे दिए जा रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जनता का मूड आखिर क्या कहता है, जनता इसको कितना समझ रही है? आंचल। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन आज चुनाव प्रचार थम गया है। अगर महाराष्ट्र की जनता की बात करें तो भले ही बीजेपी की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन जनता महाराष्ट्र की काफ़ी कंफ्यूज है। माया नगरी मुंबई की जनता कंफ्यूज है कि इस बार वोट किसको करें, और सीधे तौर पर जनता ये भी कह रही है कि भले ही हम वोट कर देंगे, फिर चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन बाद
बाद में वो सत्ता में किसके साथ चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। भले ही महंगाई, बेरोजगारी, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जनता काफ़ी कंफ्यूज है और इस बार किसको वोट करेंगे ये अभी तक वो खुद भी तय नहीं कर पाए हैं। उनके मन में सवाल एक ही है कि जिस तरीके से जब 2019 में चुनाव हुए थे तो 4 पार्टियां थी, लेकिन अब पार्टियां बढ़ चुकी हैं, कई धड़ों में बटी हुई हैं, फिर चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर दूसरी पार्टियां हो। तो ऐसे में जनता इस बार सभी पार्टियों के मन को टटोलने की कोशिश तो कर रही थी। भले ही लाडली बहन योजना से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन उनका एक अपना खुद का जो मत है वो यही है कि इस बार अगर हम फिर चाहे बीजेपी को चुने, कांग्रेस को चुने, एनसीपी को या शिवसेना को, वो फिर जाकर किसी के साथ में गठबंधन करेंगे और फिर पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे। तो ये बड़ा सवाल जनता के मन में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि तस्वीर 2019 के बाद बहुत बदला है और राजनीतिक उथल पुथल भी महाराष्ट्र में काफी हुआ है। करिश्मा, ठीक है, तो अब देखना होगा कि जनता आखिर क्या तय करती है। लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि जनता के मन में अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि मुद्दे क्या रखी हैं, वादे तो कई कर लिए गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। 23 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मधुकर आनंद की तरफ मैं रुख करूंगी, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड के सियासी समीकरणों को समझाएंगे। मधुकर, झारखंड की जनता का मन क्या कहता है? पहले चरण की वोटिंग हुई, तभी भी आपने रिपोर्ट किया था कि आखिर किस तरीके से जनता ने वोट डाला है, लेकिन मुझे एक बात समझाइएगा। इस बात का जिक्र हम बार बार करते हैं क्योंकि झारखंड की अगर हम बात करें तो जातीय राजनीति काफी ज्यादा हावी रही है, लेकिन विपक्ष क्या इस मुद्दे को भी उठाएगा? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, अगर हम सत्ता पक्ष की भी बात करें, विपक्ष की भी बात करें, एक फूट साफ तौर से देखने को मिल रही है। तो क्या इसका एडवांटेज उठाने की यहाँ पे पूरी कोशिश होगी और जनता इसको आखिर कितना समझ पाएगी? देखिए करिश्मा, आंचल जो महाराष्ट्र की समस्या बता रही थी वो समस्या झारखंड में भी है। झारखंड में भी जनता या वोटर जो है वो कई मामलों में कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात करें वादों की तो पहले से 1000 रुपये का मैया सम्मान निधि योजना का लाभ जो है वो हेमंत सोरेन दे रहे हैं। गोगो दीदी योजना बीजेपी ने उसके जवाब में दिया, और गोगो दीदी योजना के जवाब के रूप में आते ही हेमंत सोरेन सरकार ने 2500 रुपये दिसंबर महीने से मैया सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा दिया। तो अब जनता कंफ्यूज हो गई कि मतलब 1000 से 2100 पर शिफ्ट होती, उससे पहले 2500 का लॉलीपॉप सामने पकड़ा दिया गया। अब राहुल गांधी ने कह दिया 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। एक तरफ आदिवासियों की घटती आबादी का मुद्दा बीजेपी ने रखा, तो दूसरी तरफ आदिवासी अस्मिता की बात करके हेमंत सोरेन खुद को आदिवासियों के साथ जो पुराना कनेक्शन है उसको बताने लगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता जिस तरह महाराष्ट्र में कंफ्यूज है, ये अलग बात है कि महाराष्ट्र के कंफ्यूजन का कारण अलग है, झारखंड में कंफ्यूजन का कारण अलग है। लेकिन जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज्ड जनता है, और ये चीज जो है पहले चरण के मतदान में साफ तौर पर दिखाई दिया। जिस तरह से अधिक प्रतिशत मतदान करके जनता ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल दिया कि मतदान का प्रतिशत अगर 3-4% अधिक हुआ तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ हुआ या सत्ता पक्ष के समर्थन में हुआ, ये समझ पाना लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है। अब दूसरी बात अगर कहें तो बीजेपी की जो हाड़तोड़ मेहनत है, बीजेपी ने जिस तरह से आक्रामक रवैया अपनाया, जिस तरह से आक्रामक चुनाव प्रचार किया, ये अपने आप में बीजेपी को बहुत अच्छी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। और उसकी तुलना में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी काफ़ी आक्रामकता से जवाब दिया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिछलग्गू बन करके शुरुआती दौर से ही यहाँ रहा है। और जो आंकड़े आप बता रही थी, 16 सीट हमने अपने रिपोर्ट में भी जो दिखाया है, 16 सीटें पिछली बार कांग्रेस को थी। और यही हम लोग जो समझ पा रहे हैं, जितनी राजनीतिक समझदारी मेरी है, कांग्रेस को नुकसान होगा, लगभग 6 से 7 सीटों का नुकसान होगा, और वो नुकसान पूरी तरह से बीजेपी को लाभ होगा।
ठीक। तो बीजेपी 25 पर पहले थी, 6-7 और हो जाएगी, तो 32-35 तो वैसे ही दिखाई दे रहा जी। है। उसके बाद एजेएसयू का साथ मिलना, ये तमाम बातें हैं जो बताती है कि माहौल थोड़ा सा बदला सा है। बिल्कुल, और माहौल बदला है, लेकिन अब 23 को क्योंकि नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे तो देखना होगा कि क्या आखिर यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुकर आनंद जी।